नमस्ते एवरीवन। मंडे है तो मंडे को तो पॉजिटिव न्यूज़ से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। पढ़े रहो, फिलॉसफी तो बहुत बोरिंग है ना। अच्छा क्वालिटी लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में टिकना आसान नहीं है। आपको हमेशा यहाँ ऑप्टिमिस्ट बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि रोना धोना करेंगे तो यहाँ लंबे समय नहीं टिक पाएंगे। देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा निगेटिविटी होता है स्टॉक मार्केट, अप डाउन, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग अर्निंग देखेंगे कि ये जो लेटेस्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आ रहा है Q1 का, वो कैसा आ रहा है अर्निंग्स। क्योंकि स्टॉक मार्केट तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ पे ही चलता है। भाई वहाँ सही आया तो आपका आगे अच्छा आएगा, नहीं सही आया तो परफॉर्मेंस आने वाले समय में अच्छा नहीं रहेगा। तो अर्निंग ग्रोथ देखते हैं कैसा चल रहा है। और स्टॉक रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स आप लोग हमेशा पूछते हैं ना, तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल आपको ये सब जानना चाहिए, नहीं करते हैं फिर भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इसके बिना आपका इन्वेस्टिंग नॉलेज का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं, अगर आप ये सब चीज़ नहीं जानते हैं तो सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं। इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल कहाँ पे है, और उसके बाद आज के टॉपिक को मैं कवर करूँगा डिटेल में। तो इंडियन मार्केट तो देख ही रहे हैं, फिलहाल तो कुछ चल नहीं रहा है खास यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और सेक्टर थीम IT कंप्लीट ब्लड बाथ हुआ, अच्छा खासा गिरावट है। FMCG में भी गिरावट है, और नीचे कहीं खुशी कहीं गम है। लेकिन रियलिटी का परफॉर्मेंस, मेटल, इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है नीचे। और बाहर देखेंगे तो US मार्केट का तो परफॉर्मेंस था नहीं फ्राइडे को कुछ यहाँ पे। और यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे तो यहाँ भी कोई खास परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एशियन मार्केट्स में तो परफॉर्मेंस आया है। यहाँ पे देखिए चाइना का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, हांगकॉन्ग का परफॉर्मेंस है, इवन जापान का भी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल एशियन मार्केट्स को छोड़कर बाहर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया। क्रूड ऑयल देख लेते हैं कहाँ पे है, तो $89 पर बैरल के आसपास चल रहा है ब्रेंट क्रूड। तो देखिए ये जो लड़ाई चल रहा है ना, प्रॉब्लम चल रहा है US ईरान, ये फ़िलहाल ऐसे ही चलता रहेगा। नियर फ्यूचर में कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। कई बार हम लोगों ने इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर लिया है ना, वही चल रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर कुछ ब्रेक थ्रू जैसा लगेगा, मुझे पता चलता है तो मैं ज़रूर अपडेटेड रखूँगा। फ़िलहाल ये ऐसा ही चलता रहेगा, हमें झेलना होगा। नाउ जान लेते हैं अर्निंग ग्रोथ। तो देखिए जब भी मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ तो 3 बातें डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बोलता हूँ क्या, क्रेडिट ग्रोथ कैसा चल रहा है बैंकिंग सिस्टम में। कितना है क्रेडिट ग्रोथ, आप लोग को पता है कितना है? 18% के आसपास, ह्यूज। किसी भी कंट्री में अगर बैंकिंग सिस्टम का इतना ज़्यादा होगा क्रेडिट ग्रोथ, तो ऑफकोर्स वहाँ पे पता चल रहा है कि आपका इकनॉमी अच्छा चल रहा है। 18% बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस मामले में तो ठीक चल रहा है। उसके बाद GDP ग्रोथ कहाँ चल रहा है, तो GDP 7% के आसपास तो हम लोग ला रहे हैं। ये जो Q1 का भी जो GDP ग्रोथ बस आने ही वाला है, कुछ दिनों में आ जाएगा ये। यहाँ भी उम्मीद है कि 7% से ज़्यादा ही आएगा। तो 7% के आसपास हमारा GDP ग्रोथ आएगा, और इन्फ्लेशन 4%, ठीक है। तो अगर दोनों ऐड अप कर दें, 7% से थोड़ा बहुत ज़्यादा GDP और इन्फ्लेशन 4% से थोड़ा ज़्यादा, तो 11-12% के आसपास नॉमिनल GDP है। तो मैंने काफ़ी समय से ये सब मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि भाई क्रेडिट ग्रोथ अगर ये 17-18% का जा रहा हो, नॉमिनल GDP 11-12% के आसपास जा रहा हो, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये जो कुछ भी देखने को मिल रहा है उसका बड़ा रीज़न है, इंडिया एक डोमेस्टिक डिमांड लेड इकोनॉमी है ना। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट तो हम कर रहे हैं, आजकल तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी रिलेटिवली ज़्यादातर जो हमारा GDP का कंपोजिशन आता है ना, वो कंजम्पशन से आता है, डोमेस्टिक डिमांड से। और ये जो कुछ भी डेटा हम डिस्कस करते हैं उससे ये पता चलता है कि हमारा डोमेस्टिक डिमांड अच्छा खासा चल रहा है। इसीलिए टैक्स भी देखें ना, कॉर्पोरेट टैक्स जाकर देखेंगे अच्छा खासा वहाँ पे बढ़कर आता है। GST हमेशा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ, वो भी हमेशा बढ़कर आ रहा है। 2 लाख करोड़ के आसपास हमारा आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा फिगर है, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग है, FCNR डिपॉजिट्स मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो वो सितंबर 30 तक था। लेकिन इतना ज़्यादा पैसा पहले ही आ चुका है ना कि RBI बोला नहीं भाई अगस्त 31 को ये बंद कर रहे हैं। 1 महीना पहले ही उसे बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। $52 बिलियन के आसपास पैसा ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये बिल्कुल बोला जा सकता है कि भाई पैसा तो इतना आ गया, लेकिन करेंसी में ऐसा कुछ अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिला। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था आप लोग को कि ये जो भी पैसा आ रहा है उसके कारण करेंसी में कोई बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि रुपी जो है वो डिपेंडेंट है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो यहाँ पे क्रूड का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा रहेगा, 90 के आसपास चल रहा है ना, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होगा ना।
तो जब भी आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो डॉलर का डिमांड तो और बढ़ेगा। तो क्रूड जब भी इस रेंज में रहेगा तो आप नहीं माने कि बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आने जा रहा है रुपये पे डॉलर के मुकाबले। लेकिन हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव क्या रहा कि जिस तरह का डिप्रिसिएशन चल रहा था रुपये का ना डॉलर के मुकाबले, एक समय लग रहा था कि 100 भी क्रॉस कर जाएगा आराम से, वहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव है ना कि भाई चलो एटलीस्ट ज़्यादा डिप्रिसिएट नहीं किया, जहाँ पे था रफली वहीं पे है, उस थोड़ा बहुत उसे अप्रिसिएट करके रखा हुआ है। रुपये 96 क्रॉस नहीं कर रहा, यही मैंने बोला था कि ऐसा ही होगा। हाँ, यहाँ पे अगर ब्रेंट क्रूड 70 के रेंज में जाने लगेगा ना, तब बिल्कुल आप देखेंगे कि वहाँ पे थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो फिर 95 से भी नीचे आ जाएगा रुपये, बिल्कुल वो देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जब क्रूड थोड़ा नीचे आएगा तब 90 के रेंज में क्रूड रहेगा, तो वहाँ से एक्सपेक्ट करना कि रुपया हमारा कुछ ज़्यादा अप्रिसिएट करने लगेगा डॉलर के मुकाबले, तो ऐसा नहीं होगा। नाउ अर्निंग ग्रोथ पे आते हैं। तो देखिए अभी तक जो भी रिजल्ट्स आया है, पूरा तो अभी भी नहीं आया लेकिन हाँ ज़्यादातर आ चुका है। तो ईयर ऑन ईयर अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे तो 19% के आसपास आया है जुलाई क्वार्टर का, और ये 9 क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा है। तो वही जो 2 साल से प्रॉब्लम चल रहा था ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो वो अब लग रहा है कि वहाँ से हम अब निकल रहे हैं उस फेज से। हाँ, अर्निंग ग्रोथ देखें तो वो भी 11% के आसपास आया है। अर्निंग मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट, सो प्रॉफिट ग्रोथ 11%। बट हाँ, ये उम्मीद मतलब अर्निंग ग्रोथ तो 14-15 के रेंज में आए तो अच्छा है, होना भी चाहिए, आने वाला समय होगा भी। 11% ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए इसका बड़ा रीज़न क्या है ना, ये जो इनपुट कॉस्ट, ये जो लड़ाई चल रहा है ना, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर हैं, बाहर से इंपोर्ट महंगा पड़ रहा है, रुपये गिरा हुआ है पहले के मुकाबले, तो इसके कारण जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ा हुआ है, तो उसका एक बड़ा रीज़न ये है। तो ये लड़ाई में जब थोड़ा राहत मिलेगा ना, क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े कंट्रोल में आएंगे, तो ये जो अर्निंग ग्रोथ है ना, वो बिल्कुल आप देखेंगे 14-15%, जो मैं 11% अभी बोल रहा हूँ, वो भी जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में। यहाँ पे अगर सेक्टर पूछा जाए, थीम पूछा जाए कहाँ पे ठीक चल रहा है, तो बैंकिंग, ऑटो, फार्मा, मेटल्स, सभी जगह परफॉर्मेंस, ज़्यादातर कंपनीज़ का, सबका नहीं, लेकिन वहाँ पे परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा है। ऑयल एंड गैस, वहाँ तो आपको पता ही है ना, क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर है, वहाँ पे कुछ कंपनीज़ को प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम तो अभी फ़िलहाल जिस तरह का क्रूड ऑयल का प्राइसेस है वो चलता रहेगा। देखिए अब क्या है ना कि अब फेस्टिव सीज़न हमारा आने वाला है, वेडिंग सीज़न आने वाला है, तो आने वाले क्वार्टर्स उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे, वहाँ पे परफॉर्मेंस और बढ़कर आएगा। अब मैं आपको EPS ग्रोथ के बारे में बता देता हूँ। EPS ग्रोथ क्या होता है मैं आगे बताऊँगा, मैंने बताया ना स्टॉक्स के जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं उसको मैं अब कवर करूँगा, तो EPS ग्रोथ को क्या होता है डिटेल में मैं आगे बताऊँगा, लेकिन हाँ भी जान ले कि कितना आया है। तो लार्ज कैप्स अगर आप देखें, लार्ज कैप्स में सबसे पहले तो निफ्टी 50 देख लेते हैं, तो 11% के आसपास आया है। निफ्टी 100 ना, टॉप 100 जो लार्ज कैप कंपनी, उस पूरा का अगर देखें तो 8.3% आया है। लेकिन इंटरेस्टिंग कहाँ हो रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। मिड कैप 150 34% और स्मॉल कैप में आया है 36%। इसीलिए देख रहे हैं रिसेंट टाइम्स में ना, लार्ज कैप में वैसा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, स्टॉक वाइज मैं बता रहा हूँ, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस आ रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक्स का अच्छा खासा परफॉर्मेंस आ रहा है। उसका एक बड़ा रीज़न यही है, जहाँ भी प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा दिखेगा वहाँ नेचुरली वहाँ तो रिटर्न आएगा ना, तो आने वाले समय में ऑफ कोर्स यहाँ पे और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ अच्छा आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप का वॉर चलेगा, जब तक ये जो इनपुट कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, प्रॉब्लम थोड़ा रहेगा, ठीक है, तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसको मान कर चले। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होना है, जब भी आपका इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो ऑपरेटिंग मार्जिन होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। इस बार वही हुआ है ना, ईयर ऑन ईयर देखें तो पहले 19.6% था, अभी 16.6% हो गया, इतना कम हो गया है। और जो कि हमें पता था कि भाई ये तो चलेगा, जब तक ये लड़ाई का प्रॉब्लम है तब तक ये प्रॉब्लम रहे, लेकिन हाँ ये लड़ाई कब तक चलेगा, इसका जो प्रॉब्लम है कितना ना एग्रीवेट करेगा कि थोड़ा कम होगा, मतलब ये सब तो गेस वर्क है ना, एग्जैक्टली नोबडी नोज़। तो देखते हैं, बट ये बात सही कि यूएस यहाँ से बहुत ज़्यादा एस्केलेशन करने के हालात में नहीं है, तो जितनी जल्दी ये ख़त्म हो उतना अच्छा हो पूरे वर्ल्ड इकनॉमी के लिए और इंडियन इकनॉमी के लिए। देखिए लास्ट में मैं बार बार बताता हूँ ना कि ये जो भी चल रहा है ना मार्केट में, अभी ना बोलते हैं 2 ईयर से कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप में कहीं काफ़ी जगह अच्छे खासे रिटर्न्स आए हैं, बट एनी हाउ इंडेक्स लेवल पे कई जगह परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। तो मेरा यही मानना है कि यही समय होता है ना अपना इन्वेस्टमेंट का बड़ा पोर्टफोलियो बनाने का, अगर जितना भी पैसा है उसके अनुसार बोल रहा हूँ। ये भाई देखिए 2 साल के आसपास कोई ख़ास परफॉर्मेंस आया नहीं है, टाइम करेक्शन फ़िलहाल आप उसको बोल सकते हैं कि हो रहा है,
तो यहाँ पे तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि मार्केट क्या होता है, ऐसे ही चलता है भाई, मार्केट ऐसे ही चलता है, वो ऑल ऑफ अ सडन एवरेज आउट करके जो भी रिटर्न नहीं आया ना उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न देकर एवरेज आउट कर देगा। ठीक, तो अगर रिटर्न नहीं आ रहा है, ये कहीं से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, इनफैक्ट ये पॉजिटिव न्यूज़ है अगर हम यहाँ पे धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है ऑफकोर्स इसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा। जब मिल जाएगा तो ऑफकोर्स आप भी इस बात को मानेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा नेगेटिविटी तो होता है ना कि भाई 2 साल परफॉर्मेंस नहीं आया। तो ये स्टॉक मार्केट ही है ना, रिटर्न इतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना कोई मजाक नहीं है ना, सबके बस की बात नहीं है। यही तो गेम है, जो टिकेगा वो रिटर्न जनरेट करेगा, जो भाग जाएगा उसके लिए तो बहुत ऑप्शंस है ना, एफडी है, उसके बाद गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है, बहुत सारा है। ठीक है, वहाँ पे है कि भाई आपको जो भी रिटर्न बोला गया है मोस्टली वो मिल जाएगा। यहाँ पे तो रिटर्न ज़्यादा है तो आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब कब से रिटर्न आएगा भाई एग्जैक्टली बताना मुश्किल है ना। अब यहाँ हो सकता है 2-3 महीने के बाद से आना शुरू हो जाए अच्छा खासा रिटर्न, या हो सकता है 4-5 महीने, या हो सकता है 1 साल लग जाए, यू नेवर नो। लेकिन हाँ मेरा तो थॉट प्रोसेस यही है कि भाई ठीक है, मार्केट में अभी ज़्यादातर जगह वैल्यूएशंस अच्छा खासा है, तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा है आइडियली उससे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मेरा मानना है कि जब भी ऊपर जाए, ठीक है, जब भी ऊपर जाए, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से उससे ज़्यादा है, तो मुझे इसका अच्छा खासा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मार्केट वैसे ही देखे ना, 2 साल से नहीं आया, 1.5 साल से नहीं आया, 1 साल से नहीं, इस तरह का सोच यहाँ पे रखकर टिकना मुश्किल है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है कि भाई एग्जैक्टली कब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा यही है कि अगर नीचे है तो उसका एडवांटेज उठाएं और इंतज़ार में बैठे रहें कि भाई जब भी ऊपर जाएगा तो उसका मुझे अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। ना मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताने जा रहा हूँ स्टॉक्स के। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में या नहीं भी करते हैं, तो फिर भी अगर आप किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं या जुड़े हुए हैं, तो ये सारे टर्म्स और इसका मीनिंग आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आज मैं आपको कौन कौन से टर्म्स बताने जा रहा हूँ। EPS, ROE, ROC, डेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आप समझें। रफली मैं बताऊंगा तो मोस्टली आपको समझ में आ जाएगा। EPS का मतलब क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर, दैट इज प्रॉफिट अर्न्ड पर शेयर। अर्निंग का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो EPS आप जरूर चेक करें, किसी भी कंपनी का चेक करें कि पहले किस तरह का आ रहा था, अब किस तरह का आ रहा है। और अगर कहीं इस पे नोट उस कंपनी के से रिलेटेड कोई आपको नोट्स पढ़ने को मिलता है, तो वहाँ पे फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है कि आने वाले समय में ये बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, बहुत ज़रूरी है। कि EPS ग्रोथ तो बहुत ज़रूरी है भाई, प्रॉफिट ग्रोथ तो होना ही चाहिए। कंपनी, कोई भी कंपनी प्रॉफिट के लिए ही चलता है, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा तो है नहीं वहाँ पे। उसके बाद ROE बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न जनरेटेड ऑन शेयर होल्डर्स कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारे जैसे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी शेयर होल्डर है उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर किस तरह का रिटर्न जनरेट हुआ है, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि भाई मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर किस तरह का रिटर्न जनरेट कर रहे हो तुम। अगर ज़्यादा जनरेट होगा तभी तो वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा ना, तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि जो टोटल नेट प्रॉफिट है उसमें आप डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर्स कैपिटल से, तो आपको ROE पता चल जाएगा। ROE बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, पहले ROE कितना रहा है, अभी कितना चल रहा है, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ज़रूर चेक करें। और इससे भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर अगर आप जानना चाहते हैं जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, वो है ROCE। ठीक है, ROC का मतलब क्या हुआ कि भाई जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है उसको कितनी एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT क्या होता है, EBIT होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी या फिर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। देखिए ROE जो होता है ना उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सिर्फ इक्विटी देखते हैं, डेट नहीं देखते हैं, जबकि ROC में हम इक्विटी और डेट दोनों लेते हैं। तो ओवरऑल जो कैपिटल वहाँ पे लगा उस पे कितना रिटर्न जनरेट करो, जबकि ROE में सिर्फ इक्विटी कितना लगा है, वहाँ पे डेट नहीं देखते हैं। ये दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आप जरूर ध्यान में रखें। लेकिन हाँ ये भी ध्यान में रखें कि अगर किसी कंपनी का डेट है ही नहीं तब तो ROE से ही काम चल जाएगा, डेट ही नहीं है तो फिर उसका क्या चेक करना। लेकिन हाँ कहीं अगर डेट आपको दिख रहा है तब उस कंपनी का आपको ROC जरूर चेक करना चाहिए। और अगर डेट ज़्यादा है
तो वहाँ पे ROE और ROC में ऑफ कोर्स डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। इसके बाद आएगा डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी। इससे हमें पता चलता है फाइनेंशियल लिवरेज का। डेट टू इक्विटी अगर थोड़ा बहुत है तो वो बुरा नहीं है। हमेशा मैंने बताया क्या कि इक्विटी और डेट में देखें तो डेट सस्ता पड़ता है उठाना मार्केट से, इक्विटी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर कोई कंपनी थोड़ा बहुत डेट ले रहा है तो वो बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत, लेकिन ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिवरेज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। जब इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, कंपनी बहुत अच्छा करता रहेगा, तब तो इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इकोनॉमी जब डाउन होने लगेगा, कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होने लगेगा ना, तब डेट आपको बहुत बुरी तरह से हिट करता है। तो इसीलिए डेट आपका कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट चुकाना है ना। आपका कंपनी कैसा भी करे, लेकिन इंटरेस्ट तो आपको जरूर चुकाना है, इसलिए लिमिटेड हो। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो 0.5 से ज़्यादा ना हो डेट टू इक्विटी रेशियो। और अगर आपको बहुत अच्छा आइडिया, ये सब समझते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तब तो फिर 1 के आसपास भी है तो चलेगा। लेकिन हाँ, नए हैं 0.25, 0.5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक। उसी तरह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है कि भाई तुमने जो डेट लिया है उसका तुम इंटरेस्ट पे कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसका फार्मूला क्या होगा, EBIT, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। EBIT का मतलब वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब कितना इंटरेस्ट आप पे करते हो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है तो बिल्कुल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक करें। अगर 5 से ज़्यादा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तब तो कंफर्टेबल सिचुएशन में है। इवन 3 to 5 के आसपास भी है, तब भी ठीक ठाक है। 3 से जब नीचे होने लगता है ना, तो वहाँ पे फिर थोड़ा रिस्क आने लगता है। और 2 के भी नीचे है, 1.5 के भी नीचे, तब तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया वहाँ पे। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखें। उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि भाई जो आपका कोर बिजनेस है ना, जो भी बिज़नेस है आपका ऑपरेटिंग बिजनेस है, क्योंकि वही तो आपका कोर बिजनेस है ना। देखिए, जो प्रॉफिट है ना, आप कहीं से भी ला सकते हैं, सेल्स कहीं से भी मतलब कहीं से भी ला सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक साबुन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। तो वो साबुन बनाती है, उसको सेल्स करती है, उससे प्रॉफिट कमाती है। अब उस साबुन बनाने वाली कंपनी के पास एक बड़ा कोई बिल्डिंग है, या तो पता चला या फिर लैंड है, तो कभी हो सकता है कि उस बिल्डिंग या लैंड को उस कंपनी ने बेच दिया, तो उससे भी तो आपको अच्छा खासा पैसा मिला ना। लेकिन उस पैसे को आप यहाँ पे ऐड करके नहीं देखोगे, क्योंकि आपका बिजनेस है साबुन बनाने का। वो लैंड एक बार आपने बेच दिया, बार बार वो लैंड नहीं बेचोगे आप, एक ही बार का बिक्री है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा भाई, जो कोर बिजनेस है ना, उससे किस तरह का तुम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई रेवेन्यू। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर स्टेबल है या बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम स्टेबल जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर नीचे जा रहा है तो बहुत बड़ा निगेटिव है। अगर नीचे जा रहा है मतलब कि कंपनी के पास अच्छा प्राइसिंग पावर नहीं है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छा नहीं है। तो ये सब देखें और फिगर पूछे ना कितना होना चाहिए, लेकिन EPS ग्रोथ कितना होना चाहिए। तो भाई जितना ज़्यादा उतना अच्छा हो, लेकिन 15-20% के आसपास तो ज़रूर होना चाहिए। बड़ी कंपनीज है थोड़ा कम है चलेगा, जैसे जैसे कंपनी छोटी होती जा रही है, रिस्क बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर जितना ज़्यादा उतना अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि रिस्क ज़्यादा है भाई, ज़्यादा मुझे EPS ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा स्टॉक का रिटर्न चाहिए, क्योंकि रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं। उसी तरह से ROE कम से कम 15% तो ज़रूर हो, ROC ऑफ कोर्स कम से कम 15% ज़रूर हो। लेकिन हाँ देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप की कंपनीज़ के लिए जा रहे हैं ना, तो 20% प्लस 25%, 30% इस तरह का रेंज में अगर मिल रहा है तो उसे बहुत अच्छा माना जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, अगर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा, कम से कम स्टेबल जरूर हो, नीचे ना जाए। डेट टू इक्विटी रेशियो में जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया 0.5% के आसपास। लेकिन हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा जानकारी है सब चीज़ों का ना, इवन 1 के आसपास भी चलेगा। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं तो 0.5 से ऊपर ना जाए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो मैंने बताया ना, कम से कम 3 होना चाहिए, 5 से ऊपर है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। देखिए, जब भी आप बैंक्स का देखते हैं ना डिटेल्स, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स ROE आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि बैंक्स में आप जरूर चेक करें, वो है ROA, रिटर्न ऑन एसेट। बहुत ज़रूरी है। रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एवरेज टोटल एसेट। एवरेज टोटल एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ओपनिंग एसेट कितना है, क्लोजिंग एसेट कितना है, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐड करके, तो आपको मिल जाएगा एवरेज टोटल एसेट ना। एक सर्टन पीरियड के लिए आप लेंगे ना, पीरियड के शुरू में कितना है, पीरियड के लास्ट में कितना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज टोटल एसेट निकल जाएगा। ROA कितना होना चाहिए, तो इंडियन बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 0.5 से कम है तो बहुत ख़राब है, 0.5 to 1 के आसपास है, इस रेंज में तो एवरेज माना जाएगा।
1 to 1.5 है तब तो अच्छा माना जाएगा, और 1.5 से 2 के रेंज में तो बहुत अच्छा माना जाएगा, और किसी का 2 से भी ज़्यादा है, ऑफकोर्स 2 से भी ज़्यादा होता है तब तो एक्सीलेंट माना जाएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स हैं, जब भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाएँ ना तो ये सब चेक करें, और कमेंट में भी आप मेंशन करें कि ये सब आप चेक करते हैं कि नहीं, और करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का अगर आप मेंशन करना चाहें तो ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में उन स्टॉक्स को मैं पिकअप करूँगा, और थोड़ा बहुत ज़रूर फंडामेंटली एटलीस्ट मैं उन पर कमेंट करने जा रहा हूँ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।